हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका माइनर टेस्ट नंबर 10 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके लेवल 1 का। और ये टेस्ट हुआ था आपके 9/11/2025 को। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, GH ओझा ने मारवाड़ का अणबिंदिया मोती की संज्ञा किसे दी थी? तो अणबिंदिया मोती की संज्ञा दी थी भाई आपके दुर्गादास राठौड़ को। नेक्स्ट देखो, दुर्सा आडा के संबंध में सही कथन है। तो दुर्सा आडा जी के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है उसका आपको चयन करना है। दुर्सा आडा जी का जन्म जोधपुर में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। इसने महाराणा प्रताप व राव चंद्रसेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया था, बिल्कुल सही बात है। अकबर ने इसे करोड़ पसाब की उपाधि से सम्मानित भी किया था। तो ये आप तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 3 नंबर आपको दे रखा है, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, मदन पराजय और महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें की रचनाएं किसकी है? आदि पुस्तकें या फिर रचनाएं किसकी है? तो वो आएगी आपके अर्जुन लाल सेठी की रचना है कि शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और मदन पराजय, महेंद्र कुमार, ये सभी आपके अर्जुन लाल सेठी जी की रहती है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें एक तरफ आपको व्यक्ति दे रखे हैं, सामने दे रखे हैं समाचार पत्र या पत्रिका। तो इसमें दुर्गा प्रसाद चौधरी का रहता है आपके दैनिक नवज्योति, जयनारायण व्यास की रहती है आपके आगीबाण, माणिकलाल वर्मा की रहती है आपके त्याग भूमि। ये गलत है भाई, इसमें माणिकलाल वर्मा की नहीं है त्याग भूमि। और सिद्धराज ठट्टा की रहती है आपके ग्राम राज। तो ये बिल्कुल आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर आपको दे रखा है, स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी केशवानंद जी का जन्म जो है वो आपके होता है मंगलूणा सीकर के अंदर। कहाँ हुआ था भाई? तो मंगलूणा सीकर के अंदर स्वामी केशवानंद जी का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महावीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे। तो महावीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी आते हैं आपके चुन्ना राम जी फगेड़िया साहब, इनके ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर, माणिकलाल वर्मा के संबंध में सही कथन नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। सबसे पहला आपको दे रखा है, इनका जन्म बिजोलिया ठिकाने के कायस्थ परिवार में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने अजमेर के निकट नारेली गांव में सेवा आश्रम की स्थापना की थी। इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक भी लिखी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके कथन गलत हो जाएगा, बाकी सभी कथन सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केसरिया बालम पधारोनी मारे देश गीत की प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किसने किया था? तो इस गीत को प्रसिद्ध करने का कार्य किया था आपके अल्लाह जिलाबाई, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर दे रखा है, कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 में भाग लेने के कारण किस महिला को 6 माह का कारावास भुगतना पड़ा था? तो वो रहते हैं आपके अंजना देवी चौधरी जी, जिन्होंने कांग्रेस का जो नमक सत्याग्रह हुआ था आपके 1930 के अंदर, उसमें भाग लेने के कारण इनको 6 माह का कारावास भी भुगतना पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर 1 अंजना देवी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कहाँ व किसने की? तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना आपकी होती है भाई जयपुर के अंदर, और किसने की थी? तो अर्जुन लाल सेठी जी के द्वारा की गई, इनका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 11 नंबर आपको दे रखा है, 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा दी गई राय बहादुर की पदवी का त्याग किया था। तो राय बहादुर की जो उपाधि थी वो किसको दी गई थी और किसने 1920 के अंदर त्याग कर दिया? तो वो रहते हैं आपके जमनालाल बजाज जी, जिन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 12 नंबर आपको दे रखा है, देश के दीवाने नामक पुस्तक जिसमें राजस्थान के 51 स्वाधीनता सेनानियों की कीर्ति गाथा है के रचयिता है? तो देश के दीवाने जो पुस्तक है इसके रचयिता आते हैं आपके गोपीनाथ यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1934 में कटरातल सीकर में आयोजित महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो 1934 में जो कटरातल सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता की गई थी आपके किशोरी देवी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसके प्रयास स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1929 में बाल विवाह की रोकथाम हेतु कानून बनाया था? तो 1929 में बाल विवाह की रोकथाम हेतु कानून बनाया था, वो आते हैं आपके हरविलास शारदा, ऑप्शन नंबर 1। इसीलिए इसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर आपको दे रखा है,
1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भांति अपना शौर्य और पराक्रम दिखाने वाली सुजा कंवर राजपुरोहित कहाँ की निवासी थी? तो झांसी की रानी की तरह ही शौर्य और पराक्रम दिखाने वाली जो सुजा कंवर राजपुरोहित है, ये आपकी निवासी है भाई लाडनू की, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर दे रखा है आपको। निम्न में से किस दुर्ग में नवल बाण नामक तोप अवस्थित है? तो नवल बाण जो तोप है वो आपके शाहबाद दुर्ग के अंदर स्थित है भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 17 नंबर आपको दे रखी है। निम्न में से औद्योगिक दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठतम उदाहरण है? तो औद्योगिक दुर्ग का जो सर्वश्रेष्ठ या फिर श्रेष्ठतम उदाहरण है वो रहता है आपके भैंसरोडगढ़ दुर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग एक औद्योगिक दुर्ग है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से किस दुर्ग के बारे में ये उक्ति प्रसिद्ध है कि ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो, ठकुरानी जाए के पास नहीं? यानी कि ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो लेकिन ठकुरानी जाए के पास नहीं। तो ये कथन आता है आपके कुचामन किले के बारे में, कुचामन दुर्ग है उसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो लेकिन ठकुरानी जाए के पास नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 कुचामन दुर्ग के बारे में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर आपको दे रखा है। बटनेर दुर्ग के संबंध में सही कथन है? तो बटनेर दुर्ग के बारे में सही कथन पहला दे रखा, इस दुर्ग का निर्माण भाटी राजा हर्राई ने करवाया था। और दूसरा दे रखा, इस दुर्ग में 52 विशाल बुर्जे और 52 जल कुंड स्थित है। यानी कि बटनेर दुर्ग है इसके अंदर आपके 52 तो विशाल बुर्ज है और 52 ही विशाल है और जल कुंड है। तो ये दूसरा कथन बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो आपको दे रखा पहला ये गलत है। इसका निर्माण भूपत भाटी ने करवाया था, न कि राजा हर्राई ने। तो केवल और केवल दूसरा कथन सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से दुर्ग व अवस्थिति का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दे रखा दुर्ग, सामने दे रखी उसकी स्थिति, कौन सा सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो नवलखा दुर्ग सवाई माधोपुर, तो ये पहला ही कथन आपके गलत हो गया, नवलखा दुर्ग सवाई माधोपुर में नहीं है भाई। और किलोणगढ़ दुर्ग ये आपके रहता है बाड़मेर में, टोडगढ़ दुर्ग ये आपके रहता है अजमेर के अंदर, सजत दुर्ग तो ये रहता है आपके पाली के अंदर, ठीक है ना। तो पहला ही कथन आपके इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 21 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से किस दुर्ग के भीतर एक लघु दुर्ग कटारगढ़ स्थित है? तो कटारगढ़ जो है वो आपके रहता है कुंभलगढ़ के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर आपको दे रखा है। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? सही नहीं है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो पहला दे रखा है कि यह एक 9 मंजिला इमारत है, बिल्कुल सही बात है, 9 मंजिला इमारत है। राणा सांगा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था, तो यह भाई कथन गलत है। राणा सांगा के द्वारा इसका निर्माण नहीं करवाया गया था। वर्तमान में यह राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है, बिल्कुल सही बात है। कर्नल टॉड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया था, तो यह भी बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा कथन जो है ये आपके गलत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से बारडोली के मंदिर की विशेषता नहीं है। तो बारडोली के मंदिर की कौन सी विशेषता नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो सादगीपूर्ण छतें बिल्कुल है, नारी का सुंदर अंकन किया गया है, तो ये भी आपके बारडोली मंदिर में किया गया है। स्तंभों का उत्कीर्ण कला, तो ये भी आपके रहता है, लेकिन पंचायतन शैली इसके अंदर नहीं रहती है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 24 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से जालोर दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो जालोर जो दुर्ग है वो आपके रहता है सोनगिरी की पहाड़ी पर स्थित, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सोनगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 25 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से किस दुर्ग को 5 मंजिला होने के कारण पंचमहल भी कहा जाता है? तो कौन सा दुर्ग है जो 5 मंजिला होने के कारण उसको पंचमहल भी कहते हैं? तो वो रहता है आपके नीमराणा जो दुर्ग है, इसे पंचमहल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 26 नंबर आपको दे रखा है। संकट काल में कौन सा किला मारवाड़ राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? तो संकट काल के अंदर जो आश्रय स्थल रहा है मारवाड़ परिवार का वो था आपके शिवाना किला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 27 नंबर आपको दे रखा है। हवा महल के संदर्भ में सही कथन है? तो हवा महल के बारे में कौन सा कथन सही है उसका आपको चयन करना है। तो सबसे पहला दे रखा है कि यह एक पिरामिड नुमा 7 मंजिला संरचना है। और दूसरा दे रखा है इसका निर्माण सभी प्रताप सिंह ने वास्तुकार लालचंद उस्ता की देखरेख में करवाया था। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा कथन आप गलत है, क्योंकि ये 5 मंजिला है न कि 7 मंजिला। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 28 नंबर आपको दे रखा है। भरतपुर स्थित किशोरी महल का निर्माण किसने करवाया था?
तो भरतपुर में स्थित जो आपकी किशोरी देवी का महल है इसका निर्माण करवाया था सूरजमल। इनका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 29 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से भीम विलास चीनी चित्रशाला व मोर चाक में बने 5 म्यूरों का सौंदर्य किन महलों को या किन महलों की सुंदरता को बढ़ाता है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके सिटी पैलेस उदयपुर के अंदर ये बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 30 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से शेखावटी का हवा महल कहाँ स्थित है? तो शेखावटी का हवा महल जो है वो आपके झुंझुनू के अंदर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 31 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से बीकानेर स्थित लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था आपके गंगा सिंह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 32 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखे हैं महल, सामने दे रखी है उनकी स्थिति, और आपको बताना है कि कौन सा इसमें आपके सुमेलित नहीं है। तो कास्ट का जो प्रसाद है यानी कि कास्ट महल है वो आपके उदयपुर के अंदर स्थित नहीं रहता है, ये कथन हो गया गलत। जूना महल डूंगरपुर के अंदर है, और जूनागढ़ पूछे तो आपके बीकानेर के अंदर है, ठीक है ना। रेशमा महल तो ये सिक्कर के अंदर है, सुख महल तो ये आपके बूंदी के अंदर है, बिल्कुल सही है, लेकिन पहला ही कथन आपके इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 33 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से उदयपुर के राजाओं की छत्रियों के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम है? तो उदयपुर के राजाओं की जो छत्रियां हैं वो कहाँ पर स्थित है? तो वो इसमें आपका आ जाएगा माँ सतियाँ, यानी कि माँ सतियाँ जो है वो आपके उदयपुर के राजाओं का शमशान स्थल कह सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा माँ सतियाँ, ठीक है ना। देवी कुंड रहती है आपके बीकानेर की, और सारबाग ये आ जाएगा आपके कोटा साइड, और ये पंचकुड़ा ये आपके आ जाएगा जयपुर वालों का रहता है पंचकुड़ा, और जोधपुर वालों का अपने ये मंडोर है यहाँ पे रहता है भाई, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा आपके माँ सतियाँ जो है ये उदयपुर के यानी कि मेवाड़ के राजाओं की छत्रियाँ रहती है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 34 नंबर आपको दे रखा है, 19वीं सदी में सफ़ेद संगमरमर से निर्मित एक आकर्षक स्मारक जिसे राजस्थान के ताजमहल की संज्ञा भी दी जाती है वह कहाँ स्थित है? तो वो आपके जोधपुर के अंदर स्थित है, जिसे कहते हैं जसवंत थड़ा। इसका निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 35 नंबर आपको दे रखा है, जयपुर में स्थित सरगासुली का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सरगासुली का निर्माण करवाया था आपके ईश्वरी सिंह ने, और बाद में इसी सरगासुली से कूद करके आत्महत्या भी कर ली थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 36 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही कूट का चयन भी कीजिए, यानी कि आपको नीचे दिए गए जो कूट है इसमें से सही कूट का आपको चयन भी करना है भाई, ठीक है ना। सबसे पहले आपको दे रखी है सेनापति की छतरी। तो सेनापति की छतरी आपको मिलेगी जोधपुर के अंदर, यानी कि पहले में आ जाएगा 1। दूसरा आज दे रखा आपको फतेह गुबंद। तो फतेह जो गुबंद है ये आपका रहता है अलवर के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा 2। रैदास की छतरी कहाँ है? तो रैदास आपके मीरा जी के गुरु थे, तो उनका छतरी मिलेगी आपको चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है ना। और महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? तो वो रहती है आपके उदयपुर के अंदर, यानी कि आ जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर देखो कौन से में आपके 1 2 3 4 दे रखा है, तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर पहला ही है वो सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 37 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी में स्तंभों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वीराज सिसोदिया जो है जिन्हें उड़ना राजकुमार भी कहते हैं, इनकी छतरी में कितने स्तंभ है? तो वो स्तंभ है आपके 12 स्तंभ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 38 नंबर आपको दे रखा है, मुंशी महारानी की छतरी के संदर्भ में सही कथन या कथनों की पहचान कीजिए। तो मुंशी महारानी के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, आपको इनका चयन करके सत्य कथनों का चयन करना है भाई। पहला कथन दे रखा है कि अलवर में स्थित इस छतरी का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। तो ये कथन तो गलत है भाई, प्रताप सिंह ने इसका निर्माण नहीं करवाया था। दूसरा दे रखा है इसके आंतरिक भाग में राम कृष्ण और सीता के चित्र चित्रित है। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसके जो आंतरिक भाग है वहाँ पर राम कृष्ण और सीता के चित्र चित्रित है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें आपका दूसरा कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 केवल और केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 39 नंबर दे रखा है आपको, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी जरीना का जो मकबरा है वो आपके धौलपुर के अंदर स्थित है भाई, इनका ऑप्शन नंबर 4। तो बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस किले को कुंड व बावड़ियों का शहर कहा जाता है? तो किस जिले को कुंड व बावड़ियों का शहर कहते हैं? तो वो आ जाएगा आपके बूंदी जिले को, यानी कि सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहते हैं, तो वो आपके आ जाएगा बूंदी जिले को भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 41 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहला दे रखा है चांद बावड़ी, जो कि आपका रहता है अभय नरी दौसा के अंदर, बिल्कुल सही है।
दूसरा दे रखा मंदाकिनी बावड़ी जो कि सादड़ी के अंदर दे रखा है, तो ये आपके गलत हो जाएगा। और त्रिमुखी बावड़ी ये आपके उदयपुर में। नागर सागर कुंड तो ये आ जाएगा आपके बूंदी के अंदर नागर सागर कुंड, लेकिन मंदाकिनी बावड़ी आपके सादड़ी के अंदर नहीं रहने वाली भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी हवेली मंडावा झुंझुनू में स्थित नहीं है। तो मंडावा झुंझुनू के अंदर कौन सी हवेली स्थित नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो हनुमान प्रसाद गोयनका की हवेली ये आपके झुंझुनू में रहती है। सागरमल लड़िया की हवेली ये भी आपके मंडावा झुंझुनू में रहती है। और लादूराम ताड़केश्वर की हवेली ये भी आपके यहीं पे रहती है मंडावा झुंझुनू के अंदर, लेकिन बगड़िया की हवेली ये आपके यहाँ नहीं पाई जाती भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 43 नंबर दे रखा आपको, जैसलमेर स्थित पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था। तो पटुओं की हवेली का निर्माण करवाया था आपके गुमान चंद पटवा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध पोखरण हवेली, राखी हवेली और 25 हवेली किस शहर में है। तो प्रसिद्ध जो पोखरण हवेली है, राखी हवेली है, 25 हवेली है, ये आपके स्थित है भाई जोधपुर शहर के अंदर, ठीक है ना। पोखरण हवेली, राखी हवेली और 25 हवेली है वो आपके जोधपुर शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से बागौर की हवेली कहाँ स्थित है। तो बागौर की हवेली आपके उदयपुर के अंदर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो, निम्न में से सूर्यमल मिश्रण की किस कृति को लोक संस्कृति का दर्पण कहा जाता है। तो सूर्यमल मिश्रण की जो कृति है आपकी राम रंजाट को ऐसा कहते हैं कि लोक संस्कृति का दर्पण है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 नंबर आपको दे रखा है, कन्हैयालाल सेठिया के संदर्भ में सही कथन है। तो कन्हैयालाल सेठिया के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है उसका आपको चयन करना है। सबसे पहला दे रखा है 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। बिल्कुल सही बात है, 2012 के अंदर इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला था। धरती, धोरारी, मिंजर और लील टांस आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ रहती है, तो ये भी बिल्कुल आपके सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 48 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी रचना रेवतदान चारण की नहीं है। तो रेवतदान चारण की कौन सी रचना नहीं है, तो वो आ जाएगी आपकी, एक तो इंकलाब की आंधी ये आपके रेवतदान चारण की रचना रहती है। माटी तन बोलनो पड़सी तो ये भी आपके रेवतदान चारण की रचना है। और चेत मानखा ये भी आपके रेवत जी की रहती है। लेकिन अर्जुन आड़ी आँख जो है ये आपके रेवतदान चारण की रचना नहीं है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49 नंबर आपको दे रखा है, केसरी सिंह बारट ने किस मेवाड़ शासक को चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोरठा सुनाकर दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। तो वो आ जाएगा आपके केसरी सिंह बारट जी ने फतेह सिंह को ये 13 सोरठे सुनाए थे और दिल्ली दरबार में जाने से रोका भी था। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 50 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से रचना व लेखक का कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करके बताना है। तो माथा देना पड़सी ये रचना रहती है आपकी गणेश व्यास उस्ताद की। फाट का जंजाल कन्हैयालाल सहल ये कथन आपकी गलत है भाई। फाट का जंजाल आपकी कन्हैयालाल सहल की नहीं है। और सफ़ेद मेमने ये आपकी रहती है मणि मधुकर की। और पणियोड़ी कंवारी तो ये आपकी रहती है नथमल जोशी की रचना। तो दूसरा इसमें आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CMOS चिप का कार्य है। तो CMOS जो चिप होती है इसका कार्य रहता है आपके डेटा को स्टोर करने एवं सिस्टम घड़ी का नियंत्रण रखना। तो ऑप्शन नंबर 3 कि डेटा को स्टोर करने और सिस्टम जो घड़ी है उसका नियंत्रण करने का कार्य आपके CMOS चिप का रहता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 52 नंबर आपको दे रखा है, CPU की निष्पादन क्षमता डैश 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 में मापी जाती है। तो CPU की जो निष्पादन क्षमता होती है वो आपके MIPS में मापी जाती है, इनका ऑप्शन नंबर 2। CPU की निष्पादन क्षमता MIPS में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 53 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं है। तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कौन सा नहीं है, तो जॉयस्टिक ये आपकी रहती है, ट्रैक बॉल भी रहता है, डिजिटाइजर भी रहता है, लेकिन स्कैनर जो है ये आपके इनपुट डिवाइस है, न कि ट्रैक पॉइंट एंड ड्रॉ वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 54 नंबर आपको दे रखा है, MICR का पूरा नाम है। तो MICR का पूरा नाम आ जाएगा आपके मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, यहाँ पे रीडिंग दे रखा होगा तो रीडिंग नहीं होगी, रिकॉग्नाइजेशन होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 55 नंबर दे रखा है आपको, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रहता है आपके लेजर प्रिंटर जो है ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रहता है, इनका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 56 नंबर आपको दे रखा है,
1024 येटाबाइट बराबर होते हैं। तो 1024 येटाबाइट बराबर होते हैं 1 बीबी यानी कि बेटाबाइट। ऑप्शन नंबर 3, 1 बीबी बराबर 1024 वाईबी होता है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 57 नंबर आपको दे रखा है। डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की क्रिया को कहा जाता है। तो डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं फॉर्मेटिंग। उसे क्या कहते हैं अभी? फॉर्मेटिंग कहा जाता है। इनका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 58 नंबर आपको दे रखा है। कीबोर्ड की के संदर्भ में असुमेलित युग्म है। तो कीबोर्ड के बारे में कुछ आपको की दे रखे हैं, उसमें कौन सा असुमेलित है उसका चयन करना है। कंट्रोल टैब, तो कंट्रोल की एक टैब है। कमांड की एक कैप्स लॉक, तो कमांड की एक कैप्स लॉक नहीं होती है भाई, ये गलत है। और पंजुएशन की, सेमीकोलन, नेविगेशन की, तो अप एंड जो होती है ना पेज अप, ये आपका रहता है नेविगेशन की। तो ये आपकी कमांड की है वो गलत है अभी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 59 नंबर आपको दे रखा है। डिस्प्ले कार्ड का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है। तो डिस्प्ले कार्ड का जो उपयोग है वो होता है आपके आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए। जो डिस्प्ले कार्ड होता है उसका उपयोग किया जाता है, जो आउटपुट यूनिट है उसको डिस्प्ले डेटा को भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इनका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 60 नंबर दे रखा है आपको। कोल्ड बूटिंग के दौरान होने वाली जांच प्रक्रिया है। तो कोल्ड बूटिंग के दौरान होती है आपके पोस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 61 नंबर आपको दे रखा है। मेमोरी की गति का सही अवरोही क्रम है। तो मेमोरी की गति का जो सही अवरोही क्रम रहता है वो रहता है सबसे पहले रजिस्टर, फिर रहता है आपकी केस मेमोरी, फिर रहता है प्राइमरी मेमोरी, और फिर रहता है आपके सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ये आपके अवरोही क्रम बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 62 नंबर आपको दे रखा है। कंप्यूटर के फेरिफेरल यानी कि पेरिफेरल उपकरणों व कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने तथा संवाद के लिए विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अभिकल्पित उद्योग संबंधी मानक है। तो उद्योग संबंधी जो मानक है वो रहता है आपके USB, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 63 नंबर आपको दे रखा है। फ्लैश ड्राइव किसका प्रकार है। तो फ्लैश ड्राइव रहता है आपके साइक मेमोरी का प्रकार, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। फ्लैश ड्राइव क्या है भाई? तो एक साइक मेमोरी रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 64 नंबर आपको दे रखा है। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा बस की प्राथमिक भूमिका है। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा बस होती है इसकी प्राथमिक भूमिका क्या रहती है? तो वो आ जाएगा आपके CPU और मुख्य मेमोरी के बीच पत्ते का ट्रांसफ़र करना, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 65 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं आपको टर्मिनल पॉइंट और सामने दे रखे हैं उसके विवरण। इसमें आपको इसको सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए जो कूट है उसका आपको चयन भी करना है भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको जो दे रखा है वो दे रखा है आपको कि इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो इंटेलिजेंट टर्मिनल जो है वो आपके रहती है कि अपनी मेमोरी, प्रोसेसर और फर्मवेयर के साथ एक व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 2। फिर दे रखा है डम्ब टर्मिनल, तो इसमें रहेगा आपके इनपुट आउटपुट के लिए मुख्य कंप्यूटर से जुड़े हुए डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकते, यानी कि इसमें आ जाएगा 1। फिर दे रखा है सामान्य प्रयोजन टर्मिनल। तो सामान्य प्रयोजन टर्मिनल जो है ये रहता है आपके सामान्य अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि इंटरनेट ब्राउजिंग, जिसमें स्थानीय डेटा प्रोसेसिंग क्षमता होती है। तो इसमें आ जाएगा आपके 4। फिर दे रखा कार्य विशिष्ट टर्मिनल, तो इसमें आ जाएगा विशिष्ट कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया, जैसे कि एयरलाइन आरक्षण, अस्पताल की निगरानी यानी कि मॉनिटरिंग के लिए। तो इसमें आ जाएगा 3। तो 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में है? देखो भाई 2 1 4 3, तो ऑप्शन नंबर आपके जो 4 दे रखा है उसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 66 आपको दे रखा है। नेशनल ट्राइब्स फूड फेस्टिवल 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और नीचे दिए कथनों से बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है भाई, ठीक है ना। पहला कथन आपको दे रखा है कि 17 से 19 सितंबर तक इस फेस्टिवल का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय रंगमंच उदयपुर द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा दे रखा, इस फेस्टिवल का आयोजन संस्कृति मंत्रालय व माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध व प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया गया था। तो ये कथन आपके गलत है। तो इसमें आपके पहला कथन सही हो जाएगा, यानी कि सत्य कथन पूछा है तो केवल और केवल एक कथन है वो सत्य हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 67 आपको दे रखा है। सुषमा अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं आपको, इस पर आपको विचार करना है कि कौन सा कथन आपके इसमें सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको कथन दे रखा है कि इस अभियान या ये अभियान सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता लाने
जो सुरक्षित सड़क निर्माण मानकों की जानकारी देने हेतु चलाया गया था। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है कि ये राजस्थान के चयनित 31 शहरों में चलाया गया था। ये कथन गलत है, 31 शहरों में नहीं चलाया गया था। यह अभियान सार्वजनिक निर्माण विभाग और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया था। तो ये भी बिल्कुल आपके सही है। तो इसमें ए और सी सही हो जाएगा, इनके ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 68 आपको दे रखा है, स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना। स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का आपको चयन करना है भाई। तो सबसे पहला आपको दे रखा है कि 29 सितंबर को यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार व प्रशिक्षण संस्थान दुर्गापुरा जयपुर से प्रारंभ की गई थी। बिल्कुल सही बात है। और इस परियोजना के अंतर्गत केवल वाणिज्यिक प्रतिष्ठान ही पात्र होंगे। तो ये कथन आपके गलत है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके केवल और केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 69 आपको दे रखा है, 17 सितंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की पहली पीडियाट्रिक कार्डियोथेरेसिस व वेस्कुलर सर्जरी इकाई का शुभारंभ कहाँ पर किया था? तो इस इकाई का शुभारंभ किया था आपके जेके लोन अस्पताल जयपुर के अंदर। तो कहाँ किया था भाई? जेके लोन अस्पताल जयपुर के अंदर इसका है वो शुभारंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 70 नंबर आपको दे रखा है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट पर आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य है, तो इस योजना का जो उद्देश्य रहता है वो है आपके स्वास्थ्य सेवाओं में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 71 नंबर आपको दे रखा है, हाल ही में आयोजित 5वें राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट के दौरान पर्यटक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये 5वें राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट के दौरान पर्यटन क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, ये दिया था आपके अजित कुमार बंसल को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 अजित कुमार बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 72 आपको दे रखा है, UDISE प्लस रिपोर्ट 2024-25 में राजस्थान की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का आपको चयन भी करना है। तो पहला कथन दे रखा है कि प्रारंभिक स्तर यानी कक्षा 3 से लेकर 5 तक छात्र शिक्षक अनुपात 11:1 रहा था, ठीक है ना। और राज्य के 2.8% राजकीय विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थित है। तो 2.8% विद्यालयों के अंदर आपके अटल टिंकरिंग लैब है स्थित है। तो इसमें आपके दोनों ही कथन है वो सत्य हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 आपको दे रखा है, 29 से लेकर 31 अगस्त तक 8वीं सीनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस बॉल बैडमिंटन जो राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इसका आयोजन हुआ था आपके कोटा के अंदर भाई, यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 आपको दे रखा है, 9 सितंबर को केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार तथा वेटलैंड सिटी मान्यता समारोह 2025 के दौरान राजस्थान के किस शहर को क्लीन एनर्जी फॉर ऑल लक्ष्य की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्रदान किया गया? तो तीसरा स्थान जो है वो मिला है आपको अलवर को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 75 आपको दे रखा है, SMC की साधारण सभा में किस बहुमत से वार्षिक सदस्यता शुल्क है वो निर्धारित की जा सकती है? तो SMSC की जो साधारण सभा है इसमें किस बहुमत से वार्षिक सदस्यता शुल्क है निर्धारित किया जा सकती है? तो वो रहता है आपके 2/3 बहुमत से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो SMC का कार्य क्षेत्र होता है, तो SMC का जो कार्य क्षेत्र है वो रहता है आपके विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों के निवास स्थल तक, यानी कि जो विद्यालय का आपके कैचमेंट एरिया होता है वहाँ तक SMC का कार्य क्षेत्र रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 77 आपको दे रखा है, SMC की कार्यकारिणी समिति की बैठक आउट करने की सूचना कौन जारी करता है? तो SMC के जो आउट करने की या बैठक बुलानी है तो इसमें आपको एक सूचना देनी होगी, तो सूचना कौन जारी करता है? तो वो करते हैं आपके सदस्य सचिव, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 78 आपको दे रखा है, SMC की साधारण सभा का अध्यक्ष होगा। तो SMC की जो साधारण सभा का अध्यक्ष होगा वो आपका रहेगा कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, यही आपके SMC की साधारण सभा का सदस्य भी होगा भाई। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 79 आपको दे रखा है, SDMC की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होता है। तो SDMC की कार्यकारिणी समिति का जो अध्यक्ष होता है वो आपके रहता है प्रधानाध्यापक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 80 नंबर आपको दे रखा है। एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति में कुल सदस्य है, तो कुल सदस्य कितने होते हैं एसडीएमसी के अंदर? तो एसडीएमसी के अंदर होते हैं आपके 23 सदस्य, ऑप्शन नंबर 4। और एसएमसी में होते हैं आपके 16 भाई, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। लेकिन एसडीएमसी के अंदर होते हैं आपके 23 सदस्य, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 81 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एसडीएमसी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो पहला कथन दे रखा है, समिति अपने कोष का उपयोग केवल रैकरिंग मुद्दों में कर सकती है। तो पहला कथन आपके इसमें असत्य हो जाएगा। एसडीएमसी के कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है। एसडीएमसी सदस्यों में कम से कम 50% महिलाएं होनी चाहिए, ये भी सही है। और एसडीएमसी के गठन का उद्देश्य 9 से 12 के विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करना है, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है भाई। तो बाकी सभी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 आपके इसमें असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 82 आपको दे रखा है, एसएमसी की साधारण सभा में निर्णय लिए जाते हैं। तो एसएमसी की जो साधारण सभा है इसमें कौन से निर्णय लिए जाते हैं? तो वो आ जाएगी आपके प्रथमतः सर्वसम्मति से नहीं होने पर बहुमत से, ठीक है ना। पहले तो निर्णय लेगा भैया आपके सर्वसहमति से होना चाहिए, अगर सभी की सहमति नहीं हुई तो फिर हम बहुमत से उस निर्णय को लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 83 आपको दे रखा है, विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है। तो विद्यालय प्रबंधन का जो प्रजातांत्रिक सिद्धांत होता है वो रहता है आपके सहभागी उत्तरदायित्व, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 84 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? तो कौन सा कार्य है जो आपके शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित रहता है और निम्न कोट में सही उत्तर का आपको चयन भी करना है। तो इसमें आपके रहता है विद्यालय का संगठन, गतिविधियों की योजना और प्रणाली नियंत्रण, यानी कि तीनों ही आपके कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 85 आपको दे रखा है, विद्यालय प्रबंधन समिति का उद्देश्य है। तो विद्यालय प्रबंधन समिति का क्या उद्देश्य रहता है? निम्न कोट में से आपको चयन भी करना है। तो सबसे पहला दे रखा है, विद्यालय के क्रियाकलापों की मॉनिटरिंग करना, विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना, विद्यालय के लिए एक परिचालन कोष बनाना। तो ये आपके सभी कार्य एसएमसी के रहते हैं, यानी कि ए, बी और सी तीनों, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 86 आपको दे रखा है, एसडीएमसी की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता की जाती है। तो एसडीएमसी की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो आ जाएगा आपके इसमें, प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता के लिए सभापति प्रस्तावित किया जाता है जो कि स्थानीय समुदाय में से होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। कोई भी स्थानीय जो जिसके बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उसी में से कोई एक बंदा होगा जो इसमें अध्यक्ष बन जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 87 आपको दे रखा है, एसएमसी का कार्यकाल होता है। तो एसएमसी का जो कार्यकाल रहता है वो आपका आता है 2 वर्ष का, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 88 आपको दे रखा है, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो एसएमसी की जो सदस्यता समाप्त हो जाती है तो इसमें कौन सा कूट सत्य है वो देखना आपको, कि 3 क्रमिक बैठकों में अगर अनुपस्थित रहा कोई सदस्य तो उसकी सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल सही है। सदस्य की संतान उस विद्यालय का विद्यार्थी ना रहने पर भी वो असदस्य हो जाएगा। कानून द्वारा दोष सिद्धि होने पर भी वह असदस्य हो जाएगा, यानी कि आपके तीनों ही कथन है वो बिल्कुल सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 89 आपको दे रखा है, विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा के सदस्य नहीं हो सकता। तो विद्यालय प्रबंधन समिति की जो साधारण सभा है इसका सदस्य कौन नहीं हो सकता? तो इसमें आपके सबसे पहले दे रखा है विद्यालय के सभी अध्यापक, तो अध्यापक इसके सदस्य होते हैं। वार्ड के समस्त नागरिक जिसमें विद्यालय स्थित है, नहीं समस्त नागरिक इसमें नहीं होते हैं। और अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता पिता रहते हैं। ग्राम पंचायत के निर्वाचित समस्त वार्ड पंच, तो वार्ड पंच इसमें नहीं रहते हैं भाई, इसमें वही सदस्य होता है। एक तो स्कूल का स्टाफ होगा पूरा, एक उस स्कूल के अंदर जो जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं ना उनके पेरेंट्स आएंगे भाई, पेरेंट्स और उनके संरक्षक भी आ सकते हैं, तो ये हो सकते हैं, लेकिन कोई वार्ड पंच वगैरह इसमें नहीं आते हैं। यानी कि इसमें आपका जाएगा ए और डी, तो ए और डी यानी कि ऑप्शन नंबर बी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 90 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन भारतीय मूल्यों से लिबरेल शिक्षा प्रणाली विकसित करना जो इंडिया यानी कि भारत को डैश 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 के रूप में विकसित करे। तो इसमें आ जाएगा ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में विकसित करे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 91 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अभिशंसानुसार RCERT उदयपुर द्वारा शुरू किए गए विद्या प्रवेश कार्यक्रम की समय अवधि है। तो विद्या प्रवेश की जो समय अवधि रहती है वो आपको रहती है 3 माह, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 92 आपको दे रखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम के मार्गदर्शक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है।
तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम के मार्गदर्शक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके विषयों के चुनाव में दृढ़ता, ये उनमें सम्मिलित नहीं रहता है, बाकी सभी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 93 आपको दे रखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जेंडर समावेशी निधि का गठन प्रस्तावित है। तो जेंडर समावेशी निधि का जो गठन है वो प्रस्तावित रहता है आपके। तो इसमें कौन कौन सी सत्य देखो, लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु, बिल्कुल सही है। ट्रांसजेंडर को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु, तो ये आपके दोनों इसमें आपके जेंडर समावेशी निधि के अंदर प्रस्तावित रहते हैं, यानी कि ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 94 आपको दे रखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जिन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े बालक अधिक है, उनमें विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात कम से कम कितना होगा या कितना होना चाहिए। तो इसमें आपके कम से कम जो शिक्षक और बालक का अनुपात होता है वो इसमें 25:1 रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 95 आपको दे रखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा सिद्धांत है जो आधारभूत नहीं है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके शिक्षा में निजी निवेश को बढ़ावा देना, ये इसमें आधारभूत सिद्धांत नहीं रहता है। जबकि बहु विषयगत एवं समग्र शिक्षा उद्देश्य है पाठ्यक्रम में स्थानीय मुद्दों का समावेश, शिक्षा को एक सार्वजनिक सेवा बनाना, तो ये सभी सही है। लेकिन निजी निवेश को बढ़ावा देना ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रहता अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 आपको दे रखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास यानी कि CPD कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष स्वेच्छा से न्यूनतम कितने घंटे भाग लेना अपेक्षित है। तो इसमें आ जाएगा आपके न्यूनतम 50 घंटे है वो भाग लेना अपेक्षित है अभी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 97 आपको दे रखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सेकेंडरी स्टेज का पाठ्यक्रम व शिक्षा शास्त्र किस आयु वर्ग के बालकों के लिए अभिकल्प किया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है ये सेकेंडरी स्टेज के बच्चों के लिए कितनी आयु रखी गई इसमें, तो वो आ जाएगी आपके इसमें 14 से लेकर 18 वर्ष के बच्चे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 98 आपको दे रखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित किए गए लक्ष्यों में वर्ष 2025 तक किस कक्षा तक के प्रत्येक विद्यार्थी या प्रत्येक बालक को मूलभूत साक्षरता संख्या ज्ञान प्राप्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो वो आ जाएगा आपके कक्षा 3 तक के बालक को मूलभूत साक्षरता का है वो ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके 2, कक्षा 3 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 99 आपको दे रखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय नंबर 3 के तहत यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को किस वर्ष तक 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जो आपके नामांकन का रेशियो है वो पूर्णतः 100% करने का लक्ष्य है वो कब तक रखा गया है, तो वो आ जाएगा आपके 2023 तक इसे 100% करना है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई शिक्षा राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसरण में प्राथमिक शिक्षाओं या प्राथमिक कक्षाओं के लिए बनाए गए 360 डिग्री प्रगति कार्ड का क्या नाम है। तो इसका नाम आ जाएगा आपके समग्र प्रगति प्रतिवेदन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 101 आपको दे रखा है। NEP 2020 में डिजिटल शिक्षा के लिए किस मंच की स्थापना की जाएगी। तो NEP 2020 में डिजिटल शिक्षा के लिए जो मंच बना था उसका नाम रहता है आपके NETF, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 102 आपको दे रखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बाल वाटिका में किस वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा देने का प्रस्ताव किया गया। तो शिक्षा देने का जो प्रस्ताव किया गया है वो रहता है आपके 5 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 103 आपको दे रखा है कि परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 राजस्थान स्टेट रिपोर्ट में राजस्थान के प्रदर्शन के संदर्भ में असत्य कथन है। तो असत्य कथन इसमें आ जाएगा आपके कि ग्रेड 9 में भाषा में छात्रों का प्रदर्शन 54% रहा था, तो ये कथन आपके इसमें असत्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 104 आपको दे रखा है। परखर राजस्थान के तहत शिविरा पंचांग 2024-25 में कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों हेतु पठन कौशल में सुधार हेतु किस कालांश को रीडिंग पीरियड के रूप में निर्धारित किया गया। तो रीडिंग पीरियड के रूप में निर्धारित किया गया तो वो रहेगा आपके 7वां कालांश, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 105 आपको दे रखा है। मुख्यमंत्री शिक्षा राजस्थान अभियान के निपुण संवर्धन कार्यक्रम के तहत भाषा एवं साक्षरता विकास का समग्र अनुभव के लिए 4 ब्लॉक पेडागोजी में सम्मिलित ब्लॉक नहीं है। तो कौन सा ब्लॉक नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके वाक्य पहचान, ये इसमें आपके
नहीं रहता है। बाकी मौखिक भाषा विकास, शब्द पहचान और लेखन अभिव्यक्ति ये इसमें रहते हैं, लेकिन वाक्य पहचान इसमें सम्मिलित नहीं है, जिसमें निपुण संवर्धन कार्यक्रम के तहत ये आपके है भाई, ठीक है ना। तो वाक्य पहचान ब्लॉक इसमें शामिल नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 106 आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग गणित में चाप और वृत्त बनाने में किया जाता है। तो चाप काटना हो या फिर कह सकते हैं वृत्त बनाना हो तो इसमें आप कंपास का उपयोग करते हैं, यानी कि हम कहते हैं ना भाई प्रकार, तो ये प्रकार को कंपास कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 104 आपको दे रखा है, निम्न में से किसी संगठन की आंतरिक पदानुक्रम संरचना को दर्शाने हेतु प्रयुक्त होता है। तो आंतरिक पदानुक्रम संरचना को दर्शाने के लिए जो प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं संगठनात्मक चार्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 108 आपको दे रखा है, सीतावाद्य किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है। तो सीतावाद्य जो है वो आपके रहता है सर्वीय सामग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 109 आपको दे रखा है, निम्न में से एडगर डेल के अनुभव शंकु में शंकु के शीर्ष पर स्थित सोपान है। तो एडलर जो डेल थे उन्होंने एक अनुभव शंकु दिया था, तो उनके शंकु में जो शीर्ष स्थान पर रहता है ना वो है आपके शाब्दिक प्रतीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 शाब्दिक प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 110 आपको दे रखा है, निम्न में से सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम संबंधी समस्या है। तो कौन सी समस्या है। तो इसमें पहला है कि इसका पाठ्यक्रम लचीला होता है, जो कि गलत है, ये समस्या नहीं है, मतलब बाकी होता है लचीला ही है। इसमें व्यवहारिक शिक्षा का अभाव होता है, बिल्कुल भाई इसमें व्यवहारिक शिक्षा का अभाव रहता है। इसमें यह कहा गया है कि जैसे सामाजिक अध्ययन है तो उसका युद्ध हो गया ना, उसका वो हो गया ना, उसने मार दिया ना, उसने काट दिया, उसने किला बना दिया, तो उसमें व्यवहारिक नॉलेज तो होना चाहिए भाई। तो ये कथन आ गया आपके गलत। इसमें पुस्तक के व सैद्धांतिक ज्ञान पर जोर दिया गया, मतलब पुस्तक का जो ज्ञान है और जो सिद्धांत है उन पर जोर दिया गया है, जो कि व्यक्ति के पर्सनल जो लाइफ है, जो व्यवहारिक जीवन में काम आए, ऐसी थ्योरी होनी चाहिए। तो इसमें आपके ये दोनों दोष के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं समस्या संबंधी रख सकते हैं। तो बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 111 आपको दे रखा है, निम्न में से गणित शिक्षण की चुनौती है। तो गणित शिक्षण की चुनौती रहती है आपके निराशाजनक पाठ्यक्रम, निराशाजनक पाठ्यक्रम रहता है जो कि आपके गणित शिक्षण की चुनौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 112 आपको दे रखा है, निम्न में से हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियों में शामिल है। तो हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियों में शामिल है तो वो रहेगा आपके इसमें एक तो पाठ को लक्ष्य मानना, तो ये आपके बिल्कुल रहेगा पाठ को लक्ष्य मानना। व्याकरण को सरलता, व्याकरण की सरलता ये आपके इसमें चुनौती नहीं है। वर्तनी व लेखन संबंधी समस्या ये भी आपके रहने वाली, यानी कि ए और सी दोनों, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 113 आपको दे रखा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उच्चतम समापवर्तक 6 है तो उच्चतम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात होगा। तो इसमें अनुपात रहेगा आपके 1:60, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 14 नंबर दे रखा आपको कि 4 अंकों की सब छोटी से छोटी संख्या जिसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने से प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचता है तो वह संख्या है। तो वह संख्या रहेगी आपके 1261, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 के सभी गुणनखंडों का योग होता है। तो 96 के सभी गुणनखंडों का जो योग रहता है वो आ जाएगा आपके 252, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 116 आपको दे रखा है, किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% लाभ पर बेचने के लिए अंकित मूल्य में लागत मूल्य की लगभग कितनी वृद्धि करनी होगी। तो अंकित मूल्य पर कितनी वृद्धि करनी होगी, अंकित मूल्य में लागत मूल्य की लगभग कितनी प्रतिशत मतलब वृद्धि करनी होगी। तो वो रहेगा आपके 20% की वृद्धि करनी होगी भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 117 आपको दे रखा है, जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है तो उस संख्या का 100% कितना होगा। तो उस संख्या का 100% होगा आपके 100, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 2, 4 गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 118 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में समास विग्रह गलत है। तो किस विकल्प के अंदर समास विग्रह वो गलत दे रखा है। तो इसमें आ जाएगा आपके जो कार्य उन्मुख है, इसमें कार्य में उन्मुख ये आपके समास विग्रह गलत है भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 119 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से संधि विच्छेद नहीं है। तो कौन सा संधि विच्छेद नहीं है। तो एक दे रखा है आपको सशस्त्र अक्ष, तो सशस्त्र प्लस अक्ष ये इसमें आपके नहीं होने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसमें संधि विच्छेद है वो नहीं रहने वाला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 120 आपको दे रखा है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो अशुद्ध शब्द है वो रहता है आपके कोपित,
यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके इसमें वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द रहता है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 121 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह है? तो सही समास विग्रह किस में है? तो वो आ जाएगा आपके मुखारविंद, यानी कि अरविंद रूपी जो मुख है ये आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मुखारविंद यानी कि अरविंद रूपी मुख, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 122 आपको दे रखा है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? तो वर्तनी की दृष्टि से जो अशुद्ध शब्द है वो रहता है आपके पड़ोसी लिखा हुआ, ये आपकी गलत है भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 123 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन, यानी कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करो, मतलब सही विकल्प का चयन करो, किसका क्या? तो सही विकल्प का अगर आपको चयन करना है, यानी कि कौन संधि और संधि विजय सही है, तो वो आ जाएगा आपके जगत प्लस जननी, यानी कि जग जननी बिल्कुल आपके सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 124 आपको दे रखा है, 3 कनौजिए 13 चूल्हे का सही अर्थ क्या है? यानी कि 3 कनौजिए है और 13 चूल्हे है, तो इस मुहावरे का लोकोक्ति का अर्थ रहता है आपके व्यर्थ की नुक्ताचीनी करना। तो व्यर्थ की क्या करना भाई? नुक्ताचीनी करना। इसका मतलब है कि 3 कनौजी और 13 चूल्हे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 125 आपको दे रखा है, आशुतोष शब्द में समास है? तो आशुतोष शब्द है, इसमें जो समास रहता है वो आपका आएगा इसमें बहुब्रीहि समास, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 126 आपको दे रखा है, निम्न में से किस विकल्प में संधि सही संधि कार्य हुआ है? तो कौन से विकल्प के अंदर संधि सही है उसका आपको चयन करना है। तो अधि प्लस इक्षक अधीक्षक, ये आपकी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 127 आपको दे रखा है, असफलता से लज्जित होकर क्रोध करना का सही अर्थ प्रकट करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो असफलता से लज्जित होकर के क्रोध करना, इसका मतलब होता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये इसमें आपके सही हो जाएगा कि खिसियानी बिल्ली है वो खंबा नोचती है, यानी कि असफलता मिलने से लज्जित होकर वो क्रोधित हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। तो क्रोधित नहीं होना, अगर असफलता मिल रही है तो उस असफलता से आपको सबक लेना है और जो आपने गलतियां की है उसमें सुधार करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। और हमेशा धैर्य रख के आगे बढ़ना, ये ध्यान रखना भाई आप, क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति के जीवन में धैर्य होना चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए और इसमें आपके आत्मविश्वास होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ये 3 चीज़ है तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। और एकदम धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, शांत स्वभाव रखना है और अपने पढ़ाई से मतलब रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 127 हो गया, 128 दे रखा है आपको कि ही इज या ही स्मोकिंग लास्ट ईयर। तो इसमें आपको पूछा है कि इसमें कौन सा एंड हैज़ नॉट रिलीव्ड, यानी इसमें आपको सही वर्ब का चयन करना है, तो वो आ जाएगा आपके इसमें गिव अप, ही गिव अप स्मोकिंग लास्ट ईयर एंड इज़ नॉट रीस्टार्टेड, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सी डैश डैश द जॉब इवन थाउट सी वाज क्वालिफाइड। तो इसमें आ जाएगा टर्न डाउन, सी टर्न डाउन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 130 आपको दे रखा है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट यूजेज। तो कौन सा सेंटेंस जिसमें करेक्ट यूजेज है, तो वो आ जाएगा आपके सी पास्ड आउट ड्यूरिंग द पीरियड, ऑप्शन नंबर ड्यूरिंग द परेड, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 131 आपको दे रखा है, चेंज द नरेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें आपको नरेशन चेंज करना है, ही सेड दैट ही वुड रेदर गो हंग्री देन बैग। तो इसमें आपका आ जाएगा ही सेड आई वुड रेदर गो हंग्री देन बैग, इनका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 132 आपको दे रखा है, चेंज द नरेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें आपको नरेशन चेंज करना है, तो वाक्य दे रखा है, सी विश्ड दैट सी हैड नॉट टोल्ड हिम द ट्रूथ। तो इसमें आ जाएगा आपके सी सेड आई विश आई हैड नॉट टोल्ड हिम द ट्रूथ, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 133 आपको दे रखा है, चेंज द नरेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट हिज फ्रेंड एंड बिट्राइड हिम। तो इसमें आपका आ जाएगा ही सेड अलास माई फ्रेंड हैज़ बिट्राइड मी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 134 आपको दे रखा है, 134 में आपको दे रखा है कि समवन हैज़ टू क्लीन द क्लासरूम एवरी डे, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसका आप करेक्ट पैसिव वॉइस चेंज करना है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके
द क्लासरूम हैज़ टू बी क्लीन्ड एवरी डे। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 135 आपको दे रखा है। दे आर गोइंग टू बिल्ड ए न्यू ब्रिज हियर, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो इसमें आपके पैसिव आ जाएगा ए न्यू ब्रिज इज गोइंग टू बी बिल्ड हर। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 136 आपको दे रखा है। दे मेड हिम कॉन्फेंस द ट्रूथ। तो चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो इसमें आपके पैसिव वॉइस आ जाएगा ही वाज मेड टू कन्फेंस द ट्रूथ। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 137 आपको दे रखा है। चूज द वन वर्ड समथिंग विच इज इजीली ब्रोकन इनटू पीसेज। तो इसमें आपके करेक्ट वर्ड चूज करना है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके फ्रेंगिल, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 138 आपको दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ बाइलैंग्वेल मेथड ऑफ द टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3 कि इट ट्रीट्स दैट नेटिव लैंग्वेज वाज रिडंडेंट इंटरफेरेंस, यानी ऑप्शन नंबर इसमें 3 जो है वो आपके आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 139 आपको दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज। तो इसमें आपके रहने वाला है कि इट एम्फेसाइज और कंटेंशुअलाइज्ड फंक्शनल वोकेबलरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 140 आपको दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो इज नॉट ट्रू डायरेक्ट मेथड, तो इसमें आ जाएगा आपके डायरेक्ट मेथड स्ट्रेस हैबिट इन फॉर्मेशन थ्रू सिचुएशंस ड्रिल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 1 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 141 आपको दे रखा है। ए टीचर ब्रिंग ए न्यू टॉपिक इन इंग्लिश बाय द फर्स्ट रिकॉलिंग द रिलेटेड प्रीवियस लेसन, दिस प्रैक्टिस इलुस्ट्रेशंस। तो इसमें आपके रहने वाला है कि इसमें आंसर आ जाएगा आपके कि प्रिंसिपल ऑफ लाइकिंग विद प्रीवियस नॉलेज, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 142 आपको दे रखा है। द प्रिंसिपल ऑफ द फॉलोइंग द नेचुरल ऑर्डर सजेस्ट दैट। तो नेचुरल ऑर्डर सजेस्ट दैट, तो इसमें आ जाएगा आपके प्राइमरी स्किल्स शुड बी डेवलप्ड बिफोर सेकेंडरी स्किल्स, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 143 आपको दे रखा है। द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वल प्रोपोर्शनल इन लैंग्वेज ऑफ टीचिंग एडवोकेट्स दैट। तो इसमें आपके आ जाएगा कि 143 के अंदर रहने वाला है कि ऑल 4 स्किल्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग शुड डेवलप टुगेदर, यानी ऑप्शन नंबर आपके 1 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 144 आपको दे रखा है। लैंग्वेज लर्निंग बिकम मीनिंगफुल व्हेन द न्यू इज बिल्ड अपॉन द नो, दिस रिफ्लेक्टेड। तो इसमें दिस रिफ्लेक्ट इसमें आ जाएगा आपके कि द प्रिंसिपल ऑफ लाइकिंग टू द प्री नॉलेज, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 145 आपको दे रखा है। ए टीचर गिव्स स्टूडेंट्स प्राइज आफ्टर एवरी करेक्ट आंसर टू स्ट्रेंथ देयर कॉन्फिडेंस, दिस मेथड डेमोन्स्ट्रेट। इसमें आ जाएगा आपके प्रिंसिपल ऑफ द मोटिवेशन, यानी कि बच्चों को करो मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 146 आपको दे रखा है। 146 में दिया है इन रिमेडाइल टीचिंग reinforcement is essential because it strength correct response through guided practice, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 147 आपको दे रखा है। which evaluation method gives immediate feedback for the improving teaching learning। तो इसमें आपके जो रहने वाला है वो आ जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ द इवेल्युएटिंग स्पीकिंग स्किल इन CLT इज। तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड पेयर इंटरेक्शन टास्क, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 149 आपको दे रखा है। रेमिडाइल टीचिंग differs from regular teaching because it
एम्स टू द डायग्नोस एंड रिमूव स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 150 आपको दे रखा है। इन CLT फ्लुएंसी इज द बेस्ट डिफाइंड एज, तो फ्लुएंसी इज द बेस्ट डिफाइंड एज, इसमें आ जाएगा द एबिलिटी टू प्रोड्यूस लैंग्वेज स्मूथली एंड द स्पॉन्ड इजली, यानी ऑप्शन नंबर आपके 2 हो जाएगा। तो ये था भाई आपके माइनर टेस्ट नंबर 10 का पेपर सॉल्यूशन, जो कि आपके रीट लेवल 1 का है और कोचिंग आपके कलाम अकेडमी है। तो इसमें बहुत ही अच्छा पेपर बनाया था और बहुत ही अच्छा लेवल का पेपर है। तो हमने इसके अलावा भी बहुत सारे पेपर सॉल्व करवाए हैं लेवल 1 के, लेवल 2 के। तो अगर आपका कोई भाई बहन उसकी भी तैयारी कर रहा है तो ज़रूर उनको क्लास शेयर कीजिएगा। और अगर आप क्लास पर या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों के ग्रुपों में शेयर भी करना है भाई, ठीक है ना। ओके, फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए पेपर सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।